हो जाएगी। इन हवाओं की दिशा अगर इस नक्शा पर देखा जाए भारत पे, तो इन हवाओं की दिशा हो जाएगी, ऐसे ही ना आ रहा था ऐसे करके, हवाएं ऐसे प्रवेश कर रही थी, तो इस दिशा को क्या बोलते हैं? नीचे से जो दिशा आ रहा है इस दिशा को क्या बोलेंगे? ये हो गया दक्षिण, ये हो गया पूरब, और इधर क्या होता है? पश्चिम। ये, और इसको बोलते हैं उत्तर। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हवाएं जा रही हैं, ऐसा ही ना मानसून आ रहा था। तो आंसर क्या हो जाएगा? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा क्या होगी? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ऐसा कोई ऑप्शन है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। पूछेगा किस बल के कारण हवाएं जो होती है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा कि किस बल के कारण, क्वेश्चन पूछ देगा कि किस बल के कारण, किस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में आकर, उत्तरी गोलार्ध में आकर, गोलार्ध में आकर अपनी दिशा, अपनी दिशा बदल लेती है, बदल लेती है। क्वेश्चन पूछेगा किस बल के कारण, किस बल के कारण, किस बल के कारण हवाएं उत्तरी गोलार्ध में आकर अपनी दिशा बदल लेती है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? कोरियोलिस बल। क्या हो जाएगा? कोरियोलिस, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल किसके कारण? तो कोरियोलिस बल के कारण। समझ में आ रहा है चीज? पूछेगा भारत में, क्वेश्चन पूछ दे, भारत में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? किस मानसून से होती है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मानसून का नाम क्या हो जाएगा? आंसर दक्षिण पश्चिम मानसून। फिर अगला क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में, भारत में सबसे पहले वर्षा, सबसे पहले वर्षा, भारत में सबसे पहले वर्षा कहाँ होता है? कहाँ होता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? या तो केरल बोलेंगे, या बोल सकते हैं मालाबार तट, मालाबार तट, उसी को मालाबार तट कहा जाता है। सेम क्वेश्चन पूछ दे, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? भारत में सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक वर्षा तो कहाँ बताएंगे? मासिन राम मेघालय, मासिन राम मेघालय। एग्जाम में और क्वेश्चन पूछ दे कि लौटती हुई मानसून, लौटती हुई मानसून, हल्ला नहीं, लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ होती है? तो क्या बताएंगे? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है। फिर पूछेगा कि पश्चिमी राजस्थान में,
पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होने का मुख्य कारण तो क्या बताएंगे? पश्चिमी विक्षोभ। पूछेगा पश्चिमी विक्षोभ कहाँ से उठता है? पश्चिमी विक्षोभ की शुरुआत कहाँ से होती है? तो आंसर दे देंगे पश्चिमी विक्षोभ की शुरुआत जो होती है भूमध्य सागर से। कहाँ से? भूमध्य सागर। पश्चिमी विक्षोभ की शुरुआत कहाँ से होती है? भूमध्य सागर। चलिए इतना हो गया, सबका हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आंसर हो जाएगा, लौटती हुई मानसून की दिशा क्या होती है? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा अगर कि जो लौटती हुई मानसून है, लिखवाया है ना कि लौटती हुई मानसून से वर्षा कहाँ होती है? आंध्र प्रदेश। तो लौटती हुई मानसून की दिशा क्या होती है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है, हल्ला नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा लौटती हुई मानसून की, यहाँ पर दिशा पूछ देगा तो दिशा क्या बताएंगे? उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है, यूट्यूब पे देख लीजिएगा आप लोग। चला गया। निम्नलिखित में से किस जिले में धारवाड़ भूस्तरीय संरचना वाली चट्टानें नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में से किस जिले में? ये सारी बात बिहार के जिले की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए बिहार के जिले के बारे में, तो बिहार का पहले, चलिए यहाँ पे करते हैं। बिहार का दक्षिण पश्चिम जिला तथा दक्षिण पश्चिम जिला और दक्षिण पूरब जिला, दो जिला में चट्टानों का वर्णन मिलता है। कौन कौन सा? एक तो हो जाएगा दक्षिण पश्चिम जिला और एक हो जाएगा दक्षिण पूरब जिला। तो दक्षिण पश्चिम जिला है, यह विंध्य चट्टान का वर्णन करता है। विंध्य चट्टान दक्षिण पश्चिम जिला किस चीज से बना हुआ है? विंध्य चट्टान। और दक्षिण पूरब जो जिला है वो बना हुआ है धारवाड़ का चट्टान। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से जिला दक्षिण पश्चिम जिला में है? तो दक्षिण पश्चिम जिला में आता है मुंगेर, नवादा, जमुई। क्या क्या हो जाएगा इसमें? मुंगेर, नवादा, जमुई इत्यादि। जबकि रोहतास जो आता है मुंगेर, नवादा, जमुई, सॉरी ये दक्षिण पूरब जिला का उदाहरण है। दक्षिण पूरब जिला में कौन कौन सा आता है? मुंगेर, नवादा, जमुई।
मुंगेर, नवादा, जमुई। जबकि दक्षिणी पश्चिमी जिला में क्या आता है? कैमूर। दक्षिणी पश्चिमी जिला में क्या आता है? कैमूर, कैमूर। फिर आ जाएगा, क्या दिया है इसमें? रोहतास, रोहतास, रोहतास। हम लोग का क्षेत्र बक्सर, बक्सर। और क्या आ जाएगा? हाँ, भोजपुर, भोजपुर को भी लिख सकते हैं, भोजपुर इत्यादि। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या दे देंगे? हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, मुंगेर, जमुई, नवादा ये पूर्वी में आता है। तो पूर्वी में सब कौन कौन सा आएंगे? धारवाड़ चट्टान। और पश्चिम में क्या आता है? रोहतास, बक्सर, कैमूर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोहतास। समझ में आ रहा है सारा चीज़? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम बताइए। आहार श्रृंखला के बारे में बताया गया है कि आहार श्रृंखला 3 प्रकार का होता है। पहला होता है प्रथमा, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पर समुद्री आहार श्रृंखला के बारे में बात कर रहा है। तो समुद्री आहार श्रृंखला में है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फाइटोप्लैंक्टन, जूपेलेक्टेन और क्रेफिश। इन तीनों को रट जाइएगा। समुद्री आहार श्रृंखला में क्या क्या आता है? फाइक्रोप्लैंक्टन, जूप्लेक्टेन और क्रेफिश। फिर से एक बार याद कर लीजिए, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लेक्टेन और क्रेफिश। ठीक है, समुद्री आहार श्रृंखला का उदाहरण है। समुद्री आहार श्रृंखला में फाइक्रोप्लैंक्टन, जूप्लेक्टेन और क्रेफिश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पर्यावरण को अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा हॉलमार्क, यानी कि जो पर्यावरण के अनुकूल हो उसके लिए सरकार कौन सा हॉलमार्क लगाएगी? तो पर्यावरण के लिए क्या होगा? पर्यावरण के लिए इको मार्क लगता है। इको समझ में रहा चीज़? पर्यावरण के लिए कौन सा मार्क लगता है? इको मार्क लगता है। तो शुद्धता के लिए क्या लगता है? शुद्धता के लिए, शुद्धता के लिए, हाँ, शुद्धता के लिए कोई भी किसी, जैसे आईएसआई मार्क किस पे लगता है? आईएसआई जितने भी बोतल्स खरीदते हैं ना, मिनरल्स वाटर, उस पे कौन सा मार्क लगता है? आईएसआई मार्क। आईएसआई मार्क लगता है मिनरल्स वाटर, जैसे बोतल वाला लिक्विड वाला सामान खरीदते हैं तो। एक मार्क आभूषण की शुद्धता पे क्या लगता है? एक मार्क। ठीक है, और पर्यावरण की शुद्धता के लिए क्या लगता है? इको। पर्यावरण की शुद्धता के लिए इको मार्क। समझ में आ रहा है चीज़? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाटर मार्क, तो ये देखिए पीछे लगा हुआ है वाटर मार्क, मिश्रा स्टडी सेंटर। समझ रहे चीज़? पीछे लिखा हुआ है ना, यही वाटर मार्क है। किसी भी चीज़ को पीछे पेज पे अपना बैकग्राउंड नहीं लिखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं? वाटर मार्क। जैसे मेरा अब बुक देखेंगे हिस्ट्री वाला, मेरा फोटो होगा, उस पर लिखा अप दीपो भव, तो क्या है? उसका वाटर मार्क है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो जल्दी देखिए, यहाँ पे लिखा है गोरखपुर राप्ती नदी पे, ये सही है। लुधियाना सतलज नदी पे, ये भी सही है। सूरत ताप्ती नदी पे, ये भी सही है। जबलपुर सोन नदी पे, ये गलत है। जबलपुर जो है नर्मदा नदी पे है। जबलपुर कौन किस नदी पे है? नर्मदा नदी पे। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये तीनों सही है, आंसर ये हो जाएगा। आंसर जबलपुर नर्मदा नदी पे। चलिए इतना समझ आया। यही जबलपुर में एक है जलप्रपात, यहाँ पे एक जलप्रपात है। क्या नाम है उसका? नाम है धुआंधार जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात। ये कहाँ है? जबलपुर की एक जगह है भेड़ा घाट में। ये कहाँ है? भेड़ा घाट में। क्लियर? धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है?
अब नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। और इसका मुहाना कहाँ है? इसका मुहाना है, नर्मदा नदी का मुहाना है अरब की खाड़ी। कहाँ है मुहाना? अरब की खाड़ी। क्लियर? नर्मदा नदी के बारे में और बोला जाता है, नर्मदा नदी के बारे में एक और बात बोली जाती है नर्मदा नदी के बारे में कि यह सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच बहती है। कहाँ बहती है? सतपुड़ा और विंध्य के बीच, यानी ऊपर हो जाएगा सतपुड़ा और नीचे क्या हो जाएगा? विंध्य पर्वत। नहीं, ऊपर सतपुड़ा नीचे विंध्य। ठीक है, सतपुड़ा और विंध्य पर्वत के बीच। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इतना समझ आ गया चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हटा दें। चलिए मिलान करते हैं। क्वेश्चन है, सूचीवन को सूची से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चुनिए। पूछेगा भील। भील कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ में। भील कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ए का क्या हो जाएगा? 3। ठीक है। गोंड जनजाति कहाँ पे है? राजस्थान। भील राजस्थान में, सॉरी, भील कहाँ है? राजस्थान में। और गोंड हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। गोंड कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ में 3। और लिंबू सिक्किम में। लिंबू कहाँ हो जाएगा? सिक्किम में। और कोनायक जनजाति नागालैंड में 1, यानी 2 3 4 1। कहीं दिखाई दे रहा है? 2 3 4 1। ए आंसर हो जाएगा इसका। भील कहाँ है? भील राजस्थान, गोंड छत्तीसगढ़, लिंबू सिक्किम और कोनायक नागालैंड। सही है। तो चलिए इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, पृथ्वी की आंतरिक परत के निर्माण में कौन से तत्व की प्रचुरता होती है? चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक तत्वों के बारे में यहाँ पे समझते हैं। पृथ्वी के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं तो ऐसे संरचना देखने को मिलता है। क्लियर? तो पृथ्वी का ये अंदर वाला भाग को पृथ्वी के 3 लेयर में बांटा गया है। पृथ्वी कितने लेयर हो गए? 3 लेयर हो गए। ऊपर वाले भाग को क्या बोला जाता है? ऊपर वाले भाग को बोला जाता है भूपरपट्टी। क्या बोला जाता है? भूपरपट्टी। भूपरपट्टी। इसको बोला जाता है मेंटल। और इसको क्या बोला जाता है? कोर। इसको बोला जाता है कोर। ठीक है। सर्वाधिक 83% कौन घिरा हुआ है? मेंटल। पृथ्वी का सबसे बाहरी आवरण को क्या बोलते हैं? भूपरपट्टी। और सबसे बाहरी आवरण को भूपरपट्टी, उसको इंग्लिश में क्रस्ट कहा जाता है। इंग्लिश में क्या बोलता है? क्रस्ट बोलते हैं। तो भूपरपट्टी, मेंटल और कोर। क्रस्ट वाले भाग में जो धातु पाए जाते हैं उसको बोला जाता है सियाल। क्या बोला जाता है? सियाल। और इसको बोला, इसमें क्या पाया जाता है? सीमा। इसमें क्या पाया जाता है? सीमा। और कोर वाले भाग में क्या पाया जाता है? नीफे। कोर वाले भाग में नीफे। क्रम देगा सजाने के लिए तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले सियाल, फिर सीमा, फिर नीफे। सियाल एस आई से सिलिकॉन और ए एल से एल्युमिनियम हो जाएगा। भूपरपट्टी में क्या पाया जाएगा? सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मेंटल में सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और कोर वाले भाग में क्या पाया जाएगा? निकेल और फेरस। कोर वाले भाग में क्या पाया जाएगा? निकेल और फेरस। एग्जाम में क्वेश्चन देखिए क्या पूछा हुआ है। एग्जाम में क्वेश्चन, पृथ्वी के आंतरिक परत के निर्माण में, पृथ्वी के आंतरिक परत के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? आंतरिक परत किसे बोलेंगे? ये हो गया बाहरी परत, ये मध्य हो जाएगा आंतरिक। आंतरिक किस चीज से बना है? निभे से बना है। इसको बोलेंगे बाहरी, इसको बोलेंगे मध्य, इसको बोलेंगे बाहरी, इसको बोलेंगे मध्य, इसको क्या बोलेंगे? आंतरिक। आंतरिक परत किस चीज से बना है? निकेल और फेरस से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डी। समझ में आ रहा है चीज? पृथ्वी के बाहरी परत किस चीज से बना होता है? बाहरी परत किस चीज से बना होता है? पृथ्वी का बाहरी परत सिलिकॉन और एल्युमिनियम। मध्य वाला परत किस चीज से बना होता है? और आंतरिक परत किस चीज से बना होता है?
समझ में आ रहा है चीज। इस पूरे पृथ्वी का जो घनत्व होता है, इसके घनत्व का मान जो होता है, घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ये पूरे पृथ्वी का घनत्व है। पूरे पृथ्वी का घनत्व कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। पूछेगा पृथ्वी के किस भाग में, पृथ्वी के किस भाग में धात्विक पदार्थ, धात्विक खनिज पाए जाते हैं? तो भूपर्पट्टी वाले भाग में क्या पाए जाते हैं? धात्विक खनिज। पृथ्वी का कौन सा भाग द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कोर। पृथ्वी के किस भाग में मैग्मा पाए जाते हैं? मेंटल। समझ में आ रहा है चीज? किस भाग में मैग्मा पाए जाते हैं? मेंटल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय की याम्योत्तर नहीं गुजरती। तो भारतीय मानक समय के बारे में हम जानेंगे। भारतीय मानक समय जो है, भारतीय मानक समय, मानक समय अर्थात इसका अर्थ होता है, इंग्लिश में बोलते हैं IST। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम से, मीन टाइम से कितना आगे है? टाइम से कितना आगे है? तो आगे है 5.5 घंटा। कितना आगे है? 5.5 घंटा। क्योंकि ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये 0 डिग्री पे है, और IST कितने डिग्री पे है? IST जो है 82.5 डिग्री पे है। IST कितने डिग्री पे है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर है, पूर्वी देशांतर। पूछेगा कि भारतीय मानक समय कितने डिग्री पर है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पे। जबकि ग्रीनविच मीन टाइम कितने डिग्री पर है? कितने डिग्री पर है? 0 डिग्री पर है। ये कहाँ है? लंदन में। ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ है? और ये कहाँ पे है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मुख्य रूप से कहाँ पे है? इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद। अब पूछेगा जो ग्रीनविच मीन टाइम है यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत की ये गुजरने वाली राज्य भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसके बारे में अगर पूछ देगा तो सबसे पहले इसका ट्रिक पढ़ लेंगे हम लोग। इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक है, इसका ट्रिक क्या है? AP, UP, MP और छऊ। AP से क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। UP से उत्तर प्रदेश, MP से मध्य प्रदेश, 6 से छत्तीसगढ़ हो जाएगा, छत्तीसगढ़, और U से हो जाएगा उड़ीसा, उड़ीसा। कहाँ कर देंगे? U से क्या हो जाएगा? उड़ीसा। तो पूछेगा भारतीय मानक समय कितने राज्यों से गुजर रही है? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इतने राज्यों से गुजर रही है। आंध्र प्रदेश है ऑप्शन में, छत्तीसगढ़ है ऑप्शन में, उड़ीसा है, नहीं गुजरती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। पूछेगा कि भारतीय मानक समय कितने डिग्री पर है? GMT से कितना आगे है? 5.5 घंटा। GMT कितने डिग्री पर है? कहाँ पे है? और IST कहाँ स्थित है? इलाहाबाद के। समझ में आ रहा है चीज? हटा दें, जल्दी इसको कीजिए। दिख नहीं रहा है इसको? AP है, आंध्र प्रदेश, इधर UP है, इधर MP है। हो गया? UP मतलब उत्तर प्रदेश। हाँ, YouTube पे कर लीजिएगा। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप का नाम बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप। तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप का नाम है मेडागास्कर। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर। फिर से बोल रहे हैं कि मैप का क्लास बिहार दरोगा के विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़रूरी है, PT के लिए भी ज़रूरी है और मेंस के लिए भी ज़रूरी है। उसके लिए 1 तारीख से क्लास जिनका हो गया है
उनके लिए तो बेटर है वो अपना घर पे रिवीजन मारे, ओशियन मैप पढ़ना पड़ेगा उनको। और जिनका नहीं हुआ है, अगर वो बिहार दरोगा या जीके से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कहीं भी उनको मैपिंग पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे ये क्वेश्चन मैपिंग से ही आया हुआ है, ठीक है। तो 1 दिसंबर से मेरे यहाँ क्लास स्टार्ट होने वाला है। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? मेडागास्कर। हिंद महासागर पे मेडागास्कर। अब एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछेगा कि विश्व में मेडागास्कर का स्थान क्या है, तो पूछेगा विश्व में मेडागास्कर का स्थान कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे है, 4th नंबर पे। पूछेगा पहला नंबर पे कौन सा, तो पहला नंबर पे आ जाएगा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। दूसरा स्थान पे पूछेगा, दूसरा स्थान पे तो न्यू गिनी होता है। न्यू गिनी दूसरा स्थान पे न्यू गिनी। तीसरा स्थान पे पूछेगा बोर्नियो, और चौथा स्थान पे हो जाएगा, चौथा स्थान पे मेडागास्कर। मेडागास्कर हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। समझा गया चीज? पूछेगा सबसे बड़ा द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह, सबसे बड़ा द्वीप समूह तो क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। समझ में आ रहा है चीज? तो आंसर क्या हो जाएगा? हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निहारिका क्या है? क्वेश्चन है निहारिका क्या है? निहारिका एक धूल। निहारिका कैसे समझिए? निहारिका क्या होता है? निहारिका के निर्माण में 2 घटनाएं होती हैं। निहारिका के निर्माण में कितनी घटनाएं होती हैं? 2 घटनाएं होती हैं। तो समझते हैं निहारिका क्या है। निहारिका के बारे में समझते हैं। 2 घटनाओं से, 2 कारणों से निहारिका का निर्माण होता है। निहारिका का निर्माण होता है। पहला, ब्रह्मांड के निर्माण से, ब्रह्मांड के निर्माण से, और दूसरा हो जाएगा तारा के विस्फोट से। जो तारा विस्फोट करता है उसे बोलते हैं विस्फोटक तारा। और ऐसे तारा का आप लोग नाम जानती होंगी। अभिनव तारा एक विस्फोटक तारा है। अभिनव तारा कैसा तारा है? विस्फोटक तारा। तो 2 कारणों से निर्माण होता है। और जब ऐसी घटना ब्रह्मांड का निर्माण हो या तारा का विस्फोट हो तो उसमें जो धुंधला गैस आकार का जो जिस चीज़ का निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं? जो गैसीय और धुंधला सा निर्माण होता है उसी को क्या बोलते हैं? निहारिका। समझ में आया? हटा दें। दूसरा क्वेश्चन है, ये तो रट जाइए इसको, कि लाली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? लाली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। लाली वन्य, कान्हा पूछेगा कहाँ है? कान्हा मध्य प्रदेश। पेरियार
पेरियार केरल, सही है। चलिए तो याद लाली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। आगे चलिए ये मिलान करना है। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, कौन सा छूट गया? 12 नंबर हो सकता है आगे हो। ठीक है, ये कितना नंबर क्वेश्चन है? 13 नंबर है। बारह नंबर छोड़ दिए हैं। क्या पेपर देखें? पेपर कोई है तो देखें क्या छूटा हुआ है। कौन सा क्वेश्चन छूटा हुआ है? 12 नंबर। 12 नंबर में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है भुवन की पहाड़ी, भुवन की पहाड़ी। ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी में क्या है? गारो पहाड़ी, गारो पहाड़ी। ऑप्शन सी है खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी। और ऑप्शन डी है जयंतिया पहाड़ी, पहाड़ी। तो चलिए इसको याद कर लेंगे कि गारो, खासी, जयंतिया ये तीनों मेघालय का हिस्सा है। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पहाड़ी का हिस्सा नहीं है? तो भुवन की पहाड़ी जो है ये असम में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम में। और यह गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी का हिस्सा नहीं है। चलिए अब इसको ले लीजिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हटा दें। पूछा है ऊपर दिए गए जोड़ में कौन कौन सा सही ढंग से मेल खाता है? तो कालरायन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? कालरायन की पहाड़ियाँ जो है, कालरायन की पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, एक का अच्छा कौन कौन सा सही है? कालरायन, अबोर, यानी कि ये तो कालरायन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में है, तो ये तो गलत है। ठीक है, और लुइस पहाड़ियाँ कहाँ है? ये लुइस पहाड़ियाँ कहाँ है? ये मिजोरम में है, तो ये भी गलत है। अब बच गया अबोर पहाड़ियाँ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ये सही है। और गाविलगढ़ पहाड़ियाँ कहाँ है? महाराष्ट्र में। आंसर क्या हो जाएगा? 3 4। फिर से कलरायन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? अरुणाचल प्रदेश में। और लुसाई की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मिजोरम में। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा, ये दोनों गलत दिया है। आंसर सी, आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। 2011 के जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व के अनुसार पर आरोही क्रम में सजाएं। आरोही क्रम में क्या होता है कि सबसे पहले कम, उसके बाद ज़्यादा, उसके बाद ज़्यादा। तो सबसे कम लिंक कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश, यानी ऑप्शन सी को हटा देंगे, ऑप्शन सी को हटा देंगे। अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरा कहाँ पे है जनसंख्या घनत्व? दूसरा अरुणाचल प्रदेश में सिक्किम हटा दीजिए, मिजोरम में है। मिजोरम में शायद अरुणाचल प्रदेश में है 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, और मिजोरम में शायद 56 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, सर्वाधिक कहाँ पे है जनसंख्या घनत्व, तो हो जाएगा बिहार। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ है, तो यूपी, उत्तर प्रदेश। क्लियर। और केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, एग्जाम में पूछेगा कि केंद्र शासित प्रदेश में, दिखाई दे रहा है, केंद्र शासित प्रदेश में यूटी में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, तो उत्तर प्रदेश में यूटी में केंद्र शासित प्रदेश में पूछेगा तो क्या बताएंगे, दिल्ली। यही पूछेगा कि उल्लास कार्यक्रम के तहत, एक करेंट याद कर लीजिए, उल्लास कार्यक्रम के तहत तहत 100% साक्षरता प्राप्त करने वाला मिजोरम। समझ में आ रहा है चीज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। इतना हो गया, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, देखिए यहाँ का भी जनसंख्या घनत्व हम लिखवा दे रहे हैं आप लोगों को। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना है, तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, यहाँ पे बात करेगा तो यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है अरुणाचल प्रदेश में। वही बात कर दे मिजोरम में, 56 बोल रहे थे ना, मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। और सिक्किम में बात कर दे तो 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सिक्किम में कितना है, 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कितना है, 1 किलोमीटर में मात्र 17 आदमी। अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में 52 आदमी, और सिक्किम में 1 किलोमीटर में प्रति वर्ग किलोमीटर। समझ में आ रहा है चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के विजय के विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। तो चलिए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी विशाख दत्त का बुक है, इनका नाम है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस में किसकी जानकारी मिलती है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया है। ठीक है। और मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बताया गया है, कुलीन बताया गया है। कुलीन, कुलीन अर्थात होता है निम्न जात का, कुलीन अर्थात निम्न कुल का बताया गया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है, विशाख मुद्रा राक्षस से मिलती है। क्लियर। पूछेगा शूद्रक के किताब, शूद्रक के बुक का नाम क्या है, इसके बुक का नाम क्या है, मृक्षकटिकम। इसके बुक का नाम मृक्षकटिकम। शूद्रक के बुक का नाम है मृक्षकटिकम। और भाष्य के बुक का नाम क्या है, भाष्य का बताइए क्या, कालिदास का है। भाष्य के बुक का नाम बताइए। चलिए, ये आप लोग का होमवर्क है, पढ़ाया है ना, बताइए। ये आप लोग का होमवर्क है, भाष्य के बुक का नाम बताए हैं। और एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, उसको भी बताइएगा कि विशाख दत्त के किस बुक का नाम, किस किताब के नाम में, किस बुक में रामगुप्त का चर्चा मिलता है, रामगुप्त का वर्णन मिलता है। किरातार्जुनीयम जो आप बता रहे हैं, किरातार्जुनीयम के लेखक भारवी हैं। किरातार्जुनीयम के लेखक कौन है,
किरात अर्जुनियम के लेखक भारवी हैं। कीरा तार्जुनियम के लेखक कौन है? भारवी। ये दो क्वेश्चन आप लोग को दिए हैं। रामगुप्त का वर्णन किस बुक में मिलता है? उस बुक के लेखक है विशाखदत्त, ठीक है। और एक बताएं भाष्य के बुक का नाम, ठीक है। इनका जो किताब है, जो बुक लिखे हैं, उसके लेखक है विशाखदत्त, रामगुप्त की जो कहानी मिलती है। और एक बताना है भाष्य की किताब का नाम। दोनों लिखवाए हैं, दोनों के बारे में जल्दी बताइए, तुरंत हम उसका जवाब सुनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए क्वेश्चन है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाला दिगंबर कहलाएं। सिद्धांतों का उपदेश देने वाला क्या कहलाएं? दिगंबर। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकार थे, सही है। जैन धर्म में अजीतनाथ के बाद संभवनाथ अगले तीर्थकार थे, ये भी सही है, 3 भी सही है। जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले दिगंबर कहलाएं। जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले क्या कहलाएं? दिगंबर। जैन धर्म के सिद्धांतों का उपदेश देने वाले दिगंबर नहीं, सिद्धांत का उपदेश जो देते उसे थेरा कहा जाता था। उसे क्या बोला था? थेरा। जैन धर्म का जो उपदेश देते थे उन्हें क्या बोला जाता था? थेरा या थेरा। तो आंसर क्या हो जाएगा? एक गलत हो जाएगा, 2 और 3। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव। जैन धर्म में ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या था? सर्प। बहुत अच्छा। जैन धर्म के 23वें तीर्थकार कौन थे? पार्श्वनाथ। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सांड। और जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? महावीर। और उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह, शेर। उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? सिंह, शेर। जैन धर्म के चौथे तीर्थकार कौन थे? अभिनंदन। के लिए कौन थे? अभिनंदन थे। क्लियर। पूछेगा कि जैन धर्म में, जैन धर्म का पालन करने के लिए 4 महाव्रत किसने दिया था? 4 सत्य, अहिंसा, असत्य, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। यह सिद्धांत किसने दिया था? महावीर। और जैन धर्म में 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? 4 सिद्धांत किसने दिया था? पार्श्वनाथ। 4 सिद्धांत किसने दिया था? पार्श्वनाथ। और 5वां सिद्धांत ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर। 4 महाव्रत किसने दिया था? और 5वां सिद्धांत क्या था? ब्रह्मचर्य। चलिए समझ में आ रहा है चीज। और जैन धर्म के सिद्धांतों को उपदेश देने वाले को क्या बोलते थे? थेरा। समझ रही चीज। जैन धर्म के 2 भागों में बढ़ गया था। जैन धर्म 2 भागों में बढ़ गया था। एक का नाम था श्वेतांबर, एक का नाम था दिगंबर। श्वेतांबर जो था वो श्वेत वस्त्र पहनता था और दिगंबर जो था वो नग्न रहना पसंद करते थे। श्वेतांबर के जो संचालक बने उनका नाम था स्थूलभद्र और दिगंबर के जो बने उनका नाम था भद्रबाहु। समझाया चीज। आगे, खिलजी वंश के किस सुल्तान ने शासितों को स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य का सिद्धांत दिया था? इन्होंने दैविक सिद्धांत का विरोध करते हुए किया था। जो व्यक्ति इसमें है, शासितों को स्वैच्छिक समर्थन किया था, इस शासक के बारे में कहा जाता है, इनका आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी। जलालुद्दीन खिलजी के बारे में कहा था कि भारत जो है, भारत में सर्वाधिक हिंदू हैं और सर्वाधिक हिंदू होने के कारण यह एक इस्लामिक देश नहीं है और अतः यहाँ पर इस्लाम नियम पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सकता। यहाँ पर जो भी नियम लागू होगा वो हिंदू का नियम लागू होगा और इसीलिए इसने यहाँ के हिंदू राजा, दिल्ली के अमीरों को देखते हुए शासितों को स्वैच्छिक समर्थन पर आधारित राज्य का निर्माण किया। जैसे शासन था उसी आधार पर, जैसा राज्य था उसी आधार पर शासन करना शुरू कर दिया। राज्य कैसे था? हिंदुत्व वाला राज्य था, उसी आधार पर शासन करना शुरू कर दिया। और यही जो है खिलजी वंश के संस्थापक भी हैं, जलालुद्दीन खिलजी। इन्होंने इस्लाम के साथ साथ हिंदू धर्म की भी अपने साम्राज्य में हिंदू धर्म को भी मान्यता दे रखी थी।
समझ में आ रहा है चीज़। जलालुद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी बलबन के समय में सेनापति के रूप में कार्य किए हुए थे और यह खिलजी वंश के संस्थापक थे। यही क्वेश्चन पूछ देगा खिलजी वंश का महान शासक कौन था, तो खिलजी वंश का महान अलाउद्दीन खिलजी, जिसने नगद वेतन, अस्थाई सेना और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा शुरू किया था। घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू किया था। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें? निम्नलिखित में से एक हर्षवर्धन की रचना नहीं मानी जाती है। निम्नलिखित में से हर्षवर्धन ने कौन सा बुक नहीं लिखा था? तो चलिए, नागानंदन लिखे थे, रत्नावली भी लिखे थे और प्रियदर्शिका भी लिखे थे। कथा सरित सागर, ये इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कथा सारित सागर के लेखक हैं हाल। इसके लेखक कौन है? हाल। सॉरी, इसके लेखक हैं गुणाढ़, गुणाढ़। जो सातवाहन शासक हाल के दरबार में रहते थे, सातवाहन शासक हाल के दरबार में रहते थे, हाल के दरबार में। हाल किस वंश का शासक था? सातवाहन। तो हर्षवर्धन का कौन सा बुक नहीं है? हर्षवर्धन का बुक कथा सारित सागर नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा? कथा सारित सागर। चलिए, क्या? गुणाढ़, गुणाढ़। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि के लेखक का नाम क्या था? बाणभट्ट। दरबारी कवि बाणभट्ट। और बाणभट्ट के बुक का नाम क्या हो जाएगा? बाणभट्ट ने कौन सी किताब लिखा था? हर्षचरित। तो हर्षचरित के लेखक कौन हो जाएंगे? बाणभट्ट। हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रत्नावली, नागानंदन और प्रियदर्शिका का लेखक हर्षवर्धन। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, चलिए आराम से। इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता कब स्थापना हुआ था? 1876। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। कौन कौन? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ। यहाँ पे दो लोग थे, एक व्यक्ति का नाम था सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता का स्थापना किया था। एमजी रनाडे, पूना सार्वजनिक सभा, ये भी सही है। एमजी रनाडे पूना सार्वजनिक सभा कब स्थापना किए थे? तो 1867 में। पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना कब हुआ था? 1867 में। आगे पूछेगा कि मद्रास महाजन सभा, जी सुब्रमण्यम, ये भी सही है। इनका भी स्थापना कब हुआ था? 1884 में। स्थापना 1884 में। और फिरोज शाह मेहता, बम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन, ये भी सही है और इसका स्थापना हुआ था 1885 में। इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर डी, 1 2 3 4। हाँ, ये एक संगठन है, इसके संस्थापक हैं और इस संगठन का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, फिर से इंडियन एसोसिएशन स्थापना आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कब? 1876। इंडियन एसोसिएशन 1876, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। दूसरा पूछेगा कि पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे, पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे 1867। पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे 1867। दूसरा पूछेगा कि मद्रास महाजन सभा, मद्रास महाजन सभा जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर 1884। और चौथा पूछेगा बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन, बॉम्बे प्रेसिडेंशियल एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता कब?
1885। समझ में आ रहा है चीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पूछेगा अंग्रेजों द्वारा अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई? पटना में। अंग्रेजों द्वारा पटना में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की गई थी? 1620 में। अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री 1620 में स्थापित की गई थी, लेकिन 1-2 साल बाद यह असफल रही। दूसरी बार यही फैक्ट्री स्थापित होती है। यह पहली बार है, ये पहली बार, पहली बार। और इसका स्थापित होने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका पूछेगा उद्देश्य क्या था, इसका स्थापित होने का उद्देश्य क्या था? तो आंसर कर लीजिएगा सूती वस्त्र, सूती वस्त्र, सोरा, सूती वस्त्र सोरा का व्यापार करना, सोरा। और एक बोल सकते हैं सूती वस्त्र सोरा, अफीम भी बोल दीजिए, अफीम। सूती वस्त्र सोरा, सोरा विस्फोटक पदार्थ है, हाँ सोरा बस ईटीसी का व्यापार करना। दूसरी बार स्थापना कब होता है? अंग्रेजों की दूसरी बार पटना में फैक्ट्री कब लगती है? दूसरी बार, दूसरी बार लगती है 1651 में। कब लगती है? 1651 में। और इस बार उद्देश्य क्या होता है? इस बार उद्देश्य, इस बार उद्देश्य होता है नील की खेती, नील की खेती। तो पूछे कि अंग्रेजों ने पटना में पहली फैक्ट्री कब डाली थी? 16, दूसरी बार 1651, नील की खेती। सही है, बोलिए सही है, हटा दें? शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण क्या था? शेर शाह के विरुद्ध हुमायूं की विफलता का मुख्य कारण, शेर शाह सूरी, हुमायूं क्यों हार गया शेर शाह सूरी से? तो पहले जानिए कि शेर शाह सूरी जो था यह एक अफगान शासक था। कहाँ का था? अफगान शासक। शेर शाह सूरी एक अफगान का शासक था। शेर शाह सूरी का मकबरा यहीं सासाराम में है, ठीक है। और शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद, फरीद खां था। शेर शाह का बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। शेर शाह सूरी, जब शेर शाह सूरी से हुमायूं लड़ने आया तो युद्ध के दौरान हुमायूं शेर शाह सूरी को बड़ा हल्का में ले लिया था कि अफगान शासक इसको तुरंत पराजित कर देंगे, बहुत हल्का में ले लिया था। और वही हल्का में लेने के कारण इसकी विफलता का कारण हो जाता है। लिखा है, देखिए ऑप्शन पढ़िए, वह अफगानों की शक्ति को सही अंदाजा नहीं लगा पाया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। ले लिया था हल्का में कि अफगान शासक है, हम कहाँ मुगल शासक, इसको आसानी से हरा देंगे, तो जिसके कारण क्या हुआ? हार गया। आंसर क्या हो जाएगा? ए। समझ में आ रहा है सबको? याद हो रहा है? चले आगे। भीमराव अंबेडकर को भारत में दलित आंदोलन का जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला है कि उनका जन्म महार परिवार में हुआ था। वर्ष 1923 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। वे हिंदू धर्म के पुरोहितवाद और जातिवाद के खिलाफ थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन? उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर हम बहुत अच्छा से देखते हैं, इस क्वेश्चन का पूरे डिटेल में देखते हैं। भीमराव अंबेडकर का मंदिर प्रवेश आंदोलन, BR अंबेडकर का मंदिर प्रवेश आंदोलन। कितना नंबर क्वेश्चन हो रहा था?
पहला हुआ था उनका, पहला हुआ था उनका अंबा देवी, अंबा देवी मंदिर सत्याग्रह, मंदिर सत्याग्रह। ये कब हुआ था? अंबा देवी 1927 को, 1927 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था? अमरावती में। स्थान कहाँ था? स्थान पूछेगा तो अमरावती। अंबा देवी मंदिर में प्रवेश के लिए भीमराव अंबेडकर ने आंदोलन शुरू किया था, लेकिन वहाँ के जो हिंदू थे वो भीमराव अंबेडकर, जो निचले जाति के लोग थे, उनको मंदिर में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दे रहे थे, जिसके कारण ये आंदोलन शुरू किया गया और इस आंदोलन में भी उन्हें सफलता नहीं मिलती है। उसके बाद उनका दूसरा सत्याग्रह जो शुरू होता है मंदिर में प्रवेश के लिए, काला राम मंदिर, काला राम मंदिर प्रवेश आंदोलन। पूछेगा कब? ये 1930, 1930। कहाँ पे था? स्थान पूछेगा, स्थान तो नासिक में। यहाँ पर भी मंदिर में प्रवेश के लिए भीमराव अंबेडकर ने प्रयास किया, लेकिन यहाँ पे इन्हें सफलता मिल गई थी। क्लियर? और इसी आंदोलन को एक नाम दिया जाता है। इस आंदोलन में एक नारा चला था। इस आंदोलन के बारे में एक कथन है। इस आंदोलन के बारे में क्या कथन है? इस आंदोलन के बारे में कथन है कि मानवता और सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, मानवता और सामाजिक न्याय के संघर्ष में एक और मील का पत्थर है, एक और मील का पत्थर है। भीमराव अंबेडकर ने यह कथन दिया था। ठीक है। और एक तीसरा आंदोलन इनके बारे में, ये दो मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन है। फिर 1927 में ही 1923 में भीमराव अंबेडकर ने एक संस्था का स्थापना करते हैं। एक संस्था का स्थापना, संस्था की स्थापना, एक संस्था की स्थापना करते हैं। उसका नाम होता है बहिष्कृत हितकर्णी सभा। बहिष्कृत हितकर्णी सभा। पूछेगा कि बहिष्कृत हितकर्णी सभा के संस्थापक कौन? बहिष्कृत हितकर्णी सभा संस्थापक हो जाएंगे भीमराव अंबेडकर। संस्थापक कौन हो जाएगा? B.R. अंबेडकर। पूछेगा वर्ष 1923। चलिए, इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन पे देखिए, इतना याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है सब, ये मेंस में भी काम करेगा। तो पूछ रहा है कि B.R. अंबेडकर को भारत में दलित आंदोलन का जनक माना जाता है। उनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देखिए, इस क्वेश्चन को नॉर्मली तरीका से ही बता सकते थे, लेकिन इतना लिखवाने के पीछे रीजन है कि उनसे संबंधित कुछ प्रमुख फैक्ट हैं जो आता है। वैसे सब जानता है कि वर्ष 1923 में उन्होंने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया था। 23 में शुरू किया था,
27 में ना शुरू किया था, तो आंसर यहाँ पर 27 रहता तो बोलते कि उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या है 23, तो आंसर क्या हो जाएगा? मंदिर प्रवेश आंदोलन कब शुरू किया था? 27 में। आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी को कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष बनाया गया? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा विलियम बेडरबर्न, विलियम बेडनबर्न। चलिए जानते हैं कौन कब कब पूछेगा कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष, प्रथम कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन हो जाएगा? जॉर्ज यूले। कांग्रेस का प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष या कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन हो जाएगा? जॉर्ज यूले। सही है। क्वेश्चन छूट रहा है क्या? हाँ, ठीक है। पूछेगा जॉर्ज यूले कब अध्यक्ष रहा? जॉर्ज यूले की अध्यक्षता कब थी? इस कब अध्यक्ष था ये बताइए, और किस अधिवेशन में अध्यक्ष था? अध्यक्ष था 1888 में। कब अध्यक्ष था? 1888 में। किस अधिवेशन में अध्यक्ष था? 1888 में किस अधिवेशन में? इलाहाबाद। ट्रिक बताया नहीं आप लोगों को? 1 2 BF और बकमा बक, एक ट्रिक बताए थे ना, वहाँ से निकाल सकती हैं 5 तक। फिर पूछेगा विलियम बेडरबर्ग 2 बार अध्यक्ष थे, कब कब? ये 2 बार अध्यक्ष था, कब कब? तो एक हो जाएंगे 1889 और एक हो जाएगा 1910। 1910। 1889 में कहाँ पे? बम्बई में। और 1910 में कहाँ पे? इलाहाबाद में। अल्फ्रेड वेब कब अध्यक्ष थे? अल्फ्रेड वेब के बारे में 1894 में अध्यक्ष थे। कब थे? 1894 में। किस अधिवेशन में? मद्रास। किस अधिवेशन में? मद्रास। और सन हेनरी कैप्टन कब अध्यक्ष थे? 1904 में थे। 1904। किस अधिवेशन में? बम्बई। चले अब यहाँ से पूछेगा कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? सब हो गया ये। कांग्रेस की स्थापना के बारे में पूछेगा। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। स्थापना कहाँ स्थापना हुआ था? स्थान। कांग्रेस का स्थापना कहाँ हुआ था? बम्बई में। बम्बई में। संस्थापक कौन थे? संस्थापक तो याद कीजिए ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम का कुछ उपनाम भी है। हर्मिट ऑफ शिमला। पूछेगा हर्मिट, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा। अध्यक्ष तो अध्यक्ष में हो जाएंगे WC बनर्जी। और युवा अध्यक्ष में पूछेगा तो कांग्रेस का प्रथम युवा अध्यक्ष अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, कांग्रेस का सबसे पहले युवा अध्यक्ष। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विलियम बेडरबर्न। 1889 1910 हो गया। छोटू बंद कर हटा दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है अल हिलाल। अल हिलाल किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन से मिलाइए। अल हिलाल लिखा गया था उर्दू भाषा में। किस भाषा में? उर्दू भाषा में। यानी ए का हो जाएगा 2। केसरी किस भाषा में लिखा गया था?
केसरी मराठी भाषा में एक, ए का दो किसी में है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, डी। ए का दो, बी का एक हो गया। पूछेगा स्वदेश मित्र, स्वदेश मित्रण किस भाषा में, तमिल भाषा में, और समाचार दर्पण बंगाली में। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा सब के लेखक कौन, तीन। क्लियर कर लीजिए, सुधार लीजिए। पूछेगा कि अल हिलाल के लेखक कौन, एक एक लेखक के नाम पूछिए, एक पत्रिका है, इन पत्रिका के लेखक के बारे में पूछेगा। चलिए, तो अल हिलाल के लेखक हो जाएंगे मौलाना, मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये पत्रिका है, इस पत्रिका को लिखा कौन है, भाषा से नहीं मालूम चल रहा किस भाषा में लिखा गया है। फिर पूछे केसरी के लेखक कौन हो जाएंगे, बीजी तिलक, बीजी तिलक। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा स्वदेश मित्रण, स्वदेश मित्रण के लेखक कौन हो जाएंगे, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। और समाचार दर्पण के लेखक कौन हो जाएंगे, दीनबंधु मित्र, वो नील दर्पण थे, ये समाचार दर्पण है। नील दर्पण के लेखक कौन है, नील दर्पण का आप लोग जानती होंगी दीनबंधु मित्र, इसका है दीनबंधु मित्र। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है समाचार दर्पण, समाचार दर्पण के कौन हो जाएंगे, इसका देख लीजिए बेप्टिस्टा मिशनरी, बस इसको ऐसे रहने दीजिए, एक मिशनरी द्वारा लिखा गया था, बेप्टिस्टा मिशनरी, बेप्टिस्टा मिशनरी लिख दे रहे हैं, बेप्टिस्टा मिशनरी। फिर से अल हिलाल मौलाना अबुल कलाम आजाद, केसरी बीजी तिलक, स्वप्न देश मित्रण जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, अल हिलाल उर्दू में, केसरी मराठी में, और स्वप्न देश मित्रण किस भाषा में लिखा गया था, तमिल भाषा में, और समाचार दर्पण बंगाली में। हटा दें। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में जानते हैं। घटना क्या हुआ था, मार्च में आया था रॉलक एक्ट अधिनियम। रॉलक एक्ट अधिनियम के तहत भारत के दो क्रांतिकारी को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। कब जेल में डाला गया था, दो क्रांतिकारी का नाम था, पहला रॉलक एक्ट के तहत दो व्यक्ति को जेल में डाल दिया गया था। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू, सैफुद्दीन किचलू, और दूसरे व्यक्ति का नाम था सतपाल। दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था, सतपाल। इन डॉक्टर सतपाल थे, डॉक्टर सतपाल। इन दोनों को कहाँ डाल दिया गया था, जेल में। और किस अधिनियम के तहत, रॉलक एक्ट। ठीक है, जेल में। ये सब ये दोनों क्रांतिकारी 9 अप्रैल 1919 को जेल से भाग गए। 9 अप्रैल 1919 को कहाँ से भाग गए, जेल से। जेल से भागने के बाद इन्हें पकड़ने के लिए जनरल ओ डायर ने आदेश दे दिया, और पता चला कि 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा लगी थी, एक जनसभा। उस जनसभा में ये दोनों उपस्थित थे। तो जनरल डायर ने 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा लगी थी, कहाँ पे, तो जालियांवाला बाग में। जालियांवाला बाग में, जालियांवाला बाग में सभा लगी हुई थी। और वहीं पे
डॉक्टर जनरल डायर के आदेश से, किसके आदेश से, आदेश कौन दिया था, आदेश, आदेश जनरल ओ डायर, ओ डायर के आदेश से 69 लोगों पर गोलियां चलवा दी गई, जिससे कई व्यक्तियों की जान चली गई। इस घटना से दुखी होकर कौन, कुछ व्यक्तियों ने इस जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। किसको पकड़ने के लिए, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचलू, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को पकड़ने के लिए, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। इससे दुखी होकर कुछ लोगों ने अपनी उपाधि त्याग दी थी, जिसमें से सबसे पहले बात करेंगे नाइटहुड की उपाधि जो है, नाइटहुड, इस उपाधि को किसने त्यागा था, नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। दूसरे पूछेगा, दूसरा महात्मा गांधी ने किस चीज को उपाधि त्यागी थे, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, केसर ए हिंद की उपाधि, हिंद की उपाधि कौन त्यागा था, तो महात्मा गांधी, गांधी जी। फिर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा, और एक उपाधि था ना, क्या नाम था, नाइटहुड, केसर हिंद, और जमनालाल बजाज ने भी एक उपाधि, राय बहादुर, राय बहादुर को उपाधि किसने त्यागा था, राय बहादुर, इस उपाधि त्यागे थे जमनालाल बजाज, कौन, जमना लाल बजाज। और उस समय बजाज, और उस समय कांग्रेस के कार्यकारिणी परिषद में काम कर रहे थे शंकर नारायण, कौन काम कर रहा था, तो उस कार्यकारिणी परिषद, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से रिजाइन दे दिए थे। पूछेगा कि कौन वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से रिजाइन देता है, तो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से त्यागपत्र कौन दिया था, सर शंकर नायर। आंसर क्या हो जाएगा, सी, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। सभी लोगों को समझ में आया। पूछिए कौन कौन त्याग दिया, उपाधि कौन कौन त्यागा था, 3 लोगों ने, और रिजाइन कौन मारा था, शंकर नारायण। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन कुचली जेल से कब भागे थे, 4 दिन पहले। समझ आ रहा चीज, आदेश किसने दिया था, जनरल ओ डायर। हटा दें, हटा दें। क्वेश्चन है 1740 से 48 के मध्य यूरोप में चला ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी युद्ध किन यूरोपीय शक्ति के बीच हुआ था। भारत में हम पढ़ेंगे सीधा सीधी, भारत में कर्नाटक युद्ध के नाम जाना जाता है। तो नाम क्या होता है, आंग्ल कर्नाटक युद्ध। चलिए हम पहुंचते हैं इसको वहां पे डिटेल में पढ़ने के लिए। आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल पूछेगा, एक साइड हो जाएगा युद्ध, युद्ध एक साइड हो जाएगा वर्ष, एक साइड हो जाएगी संधि। क्लियर, ये 3 चीज याद कीजिए। तो पूछेगा प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध, प्रथम, इस पूरा युद्ध का नाम क्या है, आंग्ल कर्नाटक युद्ध, आंग्ल कर्नाटक, आंग्ल कर्नाटक युद्ध। पूछेगा प्रथम, सब किसके बीच हो रहा था, ये हमेशा होगा अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। आंग्ल कर्नाटक युद्ध किसके बीच चला था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। प्रथम 1746 से 48, सही ना है। प्रथम आंग्ल कर्नाटक किस संधि पर समाप्त हुआ था,
एक्स ला सापल, ए ला सापल। फिर पूछेगा दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? दूसरा आंग्ल कर्नाटक 1749 से 54, 1749 से 1746 से 48 होता है ना, सही है, 49 से 54। दूसरा पूछेगा 1749 से 54 किस संधि के तहत? तो पांडिचेरी की संधि के तहत। किसमें? पांडिचेरी की संधि। और तीसरा पूछेगा तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध, तीसरा आंग्ल 1756 से 63 किस संधि के तहत होता है? पेरिस की संधि के तहत है, पेरिस की संधि। पूछेगा किस संधि में, किस युद्ध में फ्रांसीसियों का अंतिम रूप से पतन हो गया? तो तीसरा आंग्ल इसी कर्नाटक युद्ध में, इसी कर्नाटक युद्ध में, इसी कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का अंतिम रूप से पतन, फ्रांसीसी का अंतिम रूप से पतन, फ्रांसीसी का अंतिम रूप से पतन। पूछे किस कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों का अंतिम रूप से पतन होता है? तीसरा युद्ध का नाम क्या होता है? अंतिम युद्ध क्या होता है? फ्रांसीसियों का भारत में पतन, फ्रांसीसी का किस युद्ध में? तो तीसरा मुख्य रूप से मेन मुख्य युद्ध भारत में अंतिम रूप से पतन, भारत में अंतिम रूप से पतन। पतन किस युद्ध में? तो 1760 के वाडिवास का युद्ध। 1760 में कौन सा युद्ध हुआ था? वाडिवास का युद्ध। फ्रांसीसी कंपनी का पतन हुआ था तीसरा कर्नाटक युद्ध में, ठीक है, लेकिन भारत में पतन कब हुआ था? 1760 किस युद्ध में? वाडिवास के युद्ध में। इतना समझ में आया चीज? तो क्वेश्चन पूछा है, हटा दें। चलिए कितना क्वेश्चन हो? 25 हुआ, 25 हो गया, 26। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो पूछेगा यहाँ पे कि प्रथम आंग्ल जो हुआ था, प्रथम आंग्ल कर्नाटक युद्ध जो यूरोप में चल रहा था, हर जगह चल रहा था, किसके किसके बीच हो रहा था? क्या? ठीक है, 46 से 48 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी के बारे में बात किया है। जब चैप्टर पढ़ाए होंगे तो समझ ही होंगे कैसे कैसे होता था। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित दलों में से किसने अपना प्रतीक के रूप में स्वास्तिक के चिन्ह का प्रयोग किया था? तो स्वास्तिक के चिन्ह का प्रयोग किया था नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी के संस्थापक कौन थे? संस्थापक कौन था? नाजी पार्टी के संस्थापक थे हिटलर। हिटलर। पूछिए स्वास्तिक चिन्ह का अर्थ क्या होता है? स्वास्तिक स्वास्तिक का अर्थ क्या होता है? स्वास्तिक का अर्थ कल्याण। लेकिन स्वास्तिक का स्वास्तिक का अर्थ हड़प्पा सभ्यता में क्या था? हड़प्पा सभ्यता में सूर्य का उपासना। उपासना क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? नाजी पार्टी। और नाजी पार्टी के संस्थापक कौन थे? हिटलर। कहाँ स्थापना हुआ था? जर्मनी में। कहाँ पे? जर्मनी। बोलिए। चलिए तीनों पार्टी के बारे में जानिए, बता दे रहे हैं।
आराम से। हटा दें? चलिए समझिए कितना हो, 12 कितना क्वेश्चन हो गया? 27 है, 27 होने वाला है। 30 कर दे रहे हैं, 30। चलिए अगले क्वेश्चन में तो फिर कर लीजिएगा इसका, अगले क्वेश्चन में है इसका डिटेल, अगले क्वेश्चन में कर लीजिएगा। करेंट अफेयर अब तो तेजी में हो जाए, अब तो तेजी में हो जाएगा। 27 क्वेश्चन हो गया, कितना हो गया? 27 हो गया। 28 कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो कायाकल्प योजना स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्र। 28 क्या क्वेश्चन था? ये नहीं है, क्रीमिया का युद्ध है। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए, उसको भी करा दे रहे हैं। एक क्वेश्चन छूटा हुआ है, क्रीमिया का युद्ध है, यही ना है? क्रीमिया का युद्ध है। तो क्रीमिया का युद्ध जो है 1853 में स्टार्ट हुआ था और 1856 तक चला था। क्रीमिया का युद्ध कब से कब तक? 1853 से किसके बीच भी हुआ था? तो दो गुट बन गए थे, इसमें गुट बन गया था। गुट का नाम लिखवा दे रहे हैं। क्रीमिया के युद्ध में रूसी साम्राज्य और फ्रांस, हाँ रूसी साम्राज्य और फ्रांस एक गुट में थे, और एक गुट में ब्रिटेन और ब्रिटेन और सार्डिनिया, इन्हीं के बीच हुआ था क्रीमिया का युद्ध। रूसी साम्राज्य, फ्रांस, ब्रिटेन और सार्डिनिया के बीच हुआ था। सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हटा दें? अब यही क्वेश्चन है, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आंसर क्या हो जाएगा? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया? तो टील कार्बन अध्ययन निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में। आंसर क्या हो जाएगा? करंट अफेयर। टील कार्बन अध्ययन किस राष्ट्रीय उद्यान में? केवलादेव। केवलादेव कहाँ है? राजस्थान में। अगला देखिए, करंट अफेयर था, हाँ ये भी करंट अफेयर है। क्वेश्चन है कि लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल, लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा तैयार किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिसाइल उसाइल के बारे में अधिकतर तैयार कौन करता है? DRDO। क्या हो जाएगा? DRDO। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का पहला मिस AI, विश्व का पहला मिस AI, ये भी करंट अफेयर है। केंजा लाइली, केंजा लाइली विश्व का पहला मिस AI। समझ में रहा चीज? केंजा लाइली। आगे क्वेश्चन देखते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन हो गया? 33। छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो केरल ने लगातार दूसरी बार सूचकांक में शीर्ष स्थान पर रहा, तमिलनाडु दूसरे और जम्मू कश्मीर तीसरे स्थान पे। यह सूचकांक FSSAI द्वारा 2019 में जारी किया गया था। सभी आंसर क्या हो जाएगा? डी। केरल लगातार दूसरी बार सूचकांक में क्या रहा? दूसरा स्थान पे तमिलनाडु, तीसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा, खाद्य सुरक्षा सूचकांक है।
आगे, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता कौन? तो जेनी एरपेनबेक, जेनी एरपेनबेक, ये हैं 2024 के और ये हैं 2023 के। जॉर्जिया गोस्पिदनो, जॉर्जिया गोस्पिदनो 23 के और 24 के जेनी एरपेनबेक। ठीक है, चलिए आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रति व्यक्ति 50 रुपया पर्यटन शुल्क लिया है? वहाँ पर अगर आप लोग जाएंगे, उस राज्य में प्रवेश करेंगे तो राज्य सरकार को टैक्स देना पड़ेगा घूमने से पहले। तो कौन सा राज्य? सिक्किम। हाँ, क्या? नहीं, वो कहाँ पे? सिक्किम में है सबसे पहले पर्यटन का चार्ज ले रहे। हाँ, वर्तमान में हुआ होगा उत्तराखंड में, ये नहीं बता सकते अभी। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 50वां G7 शिखर सम्मेलन अपुलिया इटली में संपन्न हुआ, सही है। G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश है, नहीं गलत है, भारत G7 के सदस्य नहीं है। ठीक है, और G6 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में हुआ था। तो 1 और 3 कहीं है? आंसर बी। भारत G7 का सदस्य नहीं है, G7 के सब विकसित देश सदस्य हैं और भारत विकसित देश नहीं है। ठीक है, अब की बार G7 का बैठक कहाँ हुआ था? इटली में, और वहाँ की जो राष्ट्रपति क्या ना, जॉर्जिया मेलोनी, वही नरेंद्र मोदी को निमंत्रण दी थी कि आप आइए और इस मीटिंग में भाग लीजिए, लेकिन भारत उसका सदस्य नहीं है। आगे, माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय महिला ज्योति रात्रे, ज्योति रात्रे सबसे उम्रदराज पढ़ाए हैं, ज्योति रात्रे। अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने की उपलब्धि हासिल करने वाला पहला व्यक्ति ओलेग कोनेन्को किस देश का है? तो क्या हो जाए? ओलेग कोनेन्को कितना दिन बिताया है? ये भी हम लोग पढ़े हैं, यही पढ़े हैं ना, ओलेग कोनेन्को रूस का। आगे, निम्नलिखित में से किस देश ने बैडमिंटन के थॉमस और उबेर कप, याद कीजिएगा कि थॉमस कप और उबेर कप का संबंध किस चीज़ से है? बैडमिंटन से। थॉमस पुरुष के द्वारा खिलाया जाता है और उबेर किसके द्वारा? महिला के द्वारा। इसके विजेता दोनों के, इन दोनों के विजेता जो हैं चीन देश है और हारने वाला देश जो उप विजेता है इंडोनेशिया है। पूछे थॉमस और उबेर कप के विजेता कौन? चीन, और उप विजेता इंडोनेशिया। तो क्या पूछा है? अच्छा, विजेता पूछा है चीन और उप विजेता इंडोनेशिया। विजेता पूछा है तो चीन हो जाएगा, सही है। अब चलिए मुख्यमंत्री मिलाइए। पूछेगा झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? क्या मुख्य? राज्यपाल दिया है, राज्यपाल। राज्यपाल याद है आप लोगों को? चलिए राज्यपाल देखते हैं, याद कर लीजिएगा। पूछेगा संतोष कुमार गंगेवार कहाँ के हैं? संतोष कुमार गंगेवार। तो सी का 4, सी का 4 कहीं है? चलिए सी का 4 देखिए, सी का 4, सी का 4 यानी इसको हटा देंगे। उसके बाद है सिक्किम का ओम प्रकाश माथुर, सही है। सिक्किम का यानी बी का 1, बी का 1 है कहीं? चलिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम का ओम प्रकाश माथुर। तेलंगाना का हो जाएंगे जिष्णु देव वर्मन 2, और छत्तीसगढ़ का रमेन डेका 3। चलिए ये राज्यपाल हैं, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हटा दें। चलिए अब आ गया जीके, ये भी करंट अफेयर है। हो गया था सब। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय नहीं, कहाँ हुआ है? पंचामृत भी नहीं हुआ है,
यहीं से पढ़ना है। चलिए देखिए, ये मिलान करना है, मिलान कीजिए। पूछेगा नुआखाई कहाँ का है, उड़ीसा का, यानी डी का 4, डी का 4 केवल देखिए इसमें है, डी का 4। आंसर क्या हो जाएगा, ए, डी का 4। ए का 2, बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ का है, मेघालय का। बेहदी नखलम महोत्सव कहाँ का है, मेघालय का। पूछेगा लोंगटे महोत्सव कहाँ का है, लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के। बी का, ए का, अच्छा नुआखाई उड़ीसा ना है, सही है। तो डी का 1, तो इसको हटा देंगे, इसको क्या करेंगे, हटा देंगे। चलिए तो आराम से, नुआखाई उड़ीसा, चलिए आराम से, तो ये भी हट गया, तीसरा भी। अब बच गया नुआखाई उड़ीसा, 1 2 में है। फूलदेई उत्तराखंड 4, सी का 4, सी का 4 किस में है, दोनों में है, सी का 4 दोनों में। आगे पूछेगा बेहदीन, बेहदीन नखलम मेघालय, सही है, 2 सही तो है, बेहदीन नखलम मेघालय। ए का 2, ए का 2, इसको हटा देंगे। आंसर क्या बच गया, सी नंबर, सी नंबर। समझ में आ रहा है चीज। और बचा लोंगटे महोत्सव कहाँ का हो जाएगा, लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश, हटा दें। चलिए आगे, पंचामृत योजना। पूछेगा पंचामृत योजना जिसका उद्देश्य गन्ने की खेती को नई तकनीक का प्रयोग करना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, एमपी, मध्य प्रदेश। ये पूछेगा एग्जाम में, पंचामृत, हाँ यूपी, सही है, यूपी। ये पूछेगा एग्जाम में, ये पूछेगा एग्जाम में, बीबीआई है, ये आएगा, उम्मीद है इस बार आने का। पंचामृत योजना कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश। आगे, किस देश ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ $18 मिलियन का समझौता पर हस्ताक्षर किया है। तो इसमें किस देश, अंतरिक्ष मैत्री मिशन, अंतरिक्ष मैत्री मिशन में ऑस्ट्रेलिया, अंतरिक्ष मैत्री मिशन में किसने हस्ताक्षर किया है, ऑस्ट्रेलिया। करेंट अफेयर याद रखिएगा सब, अंतरिक्ष मैत्री मिशन में ऑस्ट्रेलिया। आगे पूछा है कि स्पेन ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना कोप 15 के दौरान हुआ था, ये भी सही है। स्थापना हुआ था 2000, स्थापना कब हुआ था, 2015 में। किसका स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, ISO, ISO का स्थापना कब हुआ था, और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय गुरुग्राम, गुरुग्राम। 100वां देश कौन बना इसका, 100वां देश स्पेन, 100वां देश स्पेन। स्थापना 2015, उसी को बोलते हैं कोप 15, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा था। COP का अर्थ क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। समझ में आ रहा है चीज, हटा दें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, दोनों सही है ना, 1 और 2, 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2024 में गृह मंत्रालय ने बिहार के किन 2 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित कर दिया है। तो कौन कौन सा है, बांका और पश्चिमी चंपारण है, बांका और पश्चिमी चंपारण, बिहार के 2 जिले जो नक्सलवाद मुक्त हो गए हैं, पश्चिमी चंपारण और बांका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय महिला को सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, SSB का डॉक्टर बनी है, डॉक्टरों की DG आरती सरीन, सशस्त्र बल चिकित्सा, ठीक है, उसका DG बनी है आरती सरीन, आरती सरीन, आरती सरीन। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन भाग लेता है। चलिए कितना नंबर क्वेश्चन है, 45 है। चलिए देखते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। भारत का राष्ट्रपति,
भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन, पहले पूछेंगे भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का चर्चा किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद पूछेगा, किस अनुच्छेद में है? 54 में ना, 55 में, 53, 54 में ना है, 54 में। किस में है? अनुच्छेद 54 में। इनके निर्वाचन में कौन भाग लेता है, चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, पहले देखते हैं कौन कौन भाग लेता है। पहले पूछेगा लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित सदस्य। दूसरा हो जाएगा राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य। फिर पूछेगा विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। और दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा का निर्वाचित सदस्य। पांडिचेरी का नाम नहीं बदला है, पुदुचेरी, हाँ चलिए वो पुदुचेरी है। लोकसभा का निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभा का निर्वाचित। कौन भाग नहीं लेता है? नहीं लेता है बोलेंगे, भाग नहीं लेता है, पूछेगा भाग नहीं लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन नहीं लेता है? तो सीधा बोल देंगे आंसर, आंसर हो जाएगा विधान परिषद। क्या हो जाएगा? विधान परिषद। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा आंसर। हटा दें, हटा दें। देखिए कौन कौन भाग लेगा। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित भाग लेते हैं। फिर पूछेगा कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, यही भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के सभी सदस्य, सभी नहीं भाग लेते हैं, सभी भाग लेते हैं, निर्वाचित भाग लेते हैं। क्लियर? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य। संसद में आता है ना लोकसभा, राज्यसभा आता है ना, तो ये भी आंसर एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? डी। आंसर क्या हो जाएगा? डी। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन आधा है। ठीक है, इसमें आ गया दोनों, ये दोनों आ गए इसमें, और विधानसभा भी आ गया। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खत्म होने वाला है अब। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? विकेंद्रीकरण क्या होता है? सत्ता का बंटवारा। ठीक है, चलिए एग्जाम में निम्नलिखित में से कौन सा विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है? स्वायत्त, लोक सहभागिता, स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जागना। देखिए सत्ता विकेंद्रीकरण कब होता है? विकेंद्रीकरण का विशिष्ट नहीं है स्वायत्तता। जब खुद के विचार आ जाए, स्वायत्तता के विचार रहे, तो सत्ता का बंटवारा ना आए। अगर विश्वास किसी पे, एक दूसरे पर विश्वास रहेगा कि हम जिसको मत देकर भेज रहे हैं वो हमारे कल्याण के बारे में सोचेगा, तब सत्ता का बंटवारा नहीं होगा। वैसे ही अगर हेल्प की भावना होगी, लोक सहभागिता, फिर भी सत्ता का बंटवारा नहीं होगा। स्थानीय समुदाय में आत्मविश्वास को नहीं जागना, अगर आत्मविश्वास नहीं होगा तो सत्ता का बंटवारा हो जाएगा। अगर विश्वास, खुद पे विश्वास ही नहीं रहेगा तो सत्ता का क्या हो जाएगा? बंटवारा। जब अपने आप पे विश्वास नहीं है तो दूसरे विश्वास कैसे कर सकते हैं? ठीक है। और स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना, स्थानीय समुदाय भी मजबूत रही, अगर स्थानीय समुदाय भी मजबूत है तो सत्ता का बंटवारा नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? आंसर सी, इसका आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और एक दो क्वेश्चन होगा, ज़्यादा नहीं होगा। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? कटौती प्रस्ताव कब आता है? कटौती प्रस्ताव आता है कि जब
जब कोई ऐसा प्रस्ताव हो, बजट बहुत अधिक पारित हो रहा हो, बजट जब पारित हो तो बजट में कुछ कमी लाने के लिए, जैसे कि 50 लाख या 50 करोड़ का बजट पारित हो रहा है, अब उसमें कमी लाना है, उसको बनाना है 30 करोड़ का, तो उसके लिए कौन सा प्रस्ताव भेजा जाता है? कटौती प्रस्ताव। तो बजट में कटौती, खर्च के में कमी लाने के लिए कौन सा प्रस्ताव आता है? कटौती प्रस्ताव। बजट प्रस्ताव के खर्च में कमी लाने के लिए कौन सा प्रस्ताव पेश करते हैं? कटौती प्रस्ताव। समझ रहे चीज? बजट के प्रस्ताव में कमी लाने के लिए क्या पेश करते हैं? कटौती प्रस्ताव। और आई थिंक आज अंतिम क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जाति के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? चलिए इसको देख लेते हैं बढ़िया से। लोकसभा में आरक्षण का प्रावधान किसके लिए? एसटी और एससी का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 330। एससी के लिए कितना सीट है? एससी के लिए है 87, एससी के लिए 84, एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47। कितना सीट? वही पूछेगा विधानसभा में आरक्षण किसके लिए? एसटी और एससी के लिए कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 332। विधानसभा में एसटी एससी के आरक्षण के लिए क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर किस विधानसभा में पूछ रहा है या लोकसभा में पूछ रहा है? लोकसभा में ना, तो आंसर क्या हो जाएगा? 330। अब विधानसभा में पूछता तो 332। समझ में आ गई चीज़? चलिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, ठीक। अगला क्लास में शेष बचा 50 क्वेश्चन करवा दिया जाएगा।